हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 4 हीट एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज हीट, हीट के बाद हमने टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, ये था। एंड इसके बाद हमने ये देखा था कि किस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। एंड फिर हमने डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट किया था। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़े थे, जिसमें हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज डिजिटल थर्मोमीटर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर इज ईजी टू यूज एज इट डिस्प्लेज the temperature reading in the numerical value and it does not contain mercury। देखिए, जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये दिखाता है किस जो टेम्परेचर रीडिंग है वो दिखाता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। और साथ ही साथ जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो मर्करी नहीं कंटेन करता है। मोर एवर इट हैज़ अ प्लास्टिक बॉडी। जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसकी एक प्लास्टिक बॉडी होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ थर्मिस्टर एंड विच सेंसेस द बॉडी। और इसमें थर्मिस्टर होता है जो सेंस करता है बॉडी टेम्परेचर को। नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच फॉल बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसे लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स का जो फॉल करते हैं बिटवीन -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज क्या हुई, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक का टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर कर लेता है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो कन्वीनियंट नहीं है, मतलब हम उससे मेजर नहीं कर सकते हमारा बॉडी टेम्परेचर। दीज थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आइस एज वेल एज द बॉइलिंग वाटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं वो ये थर्मोमीटर टेम्परेचर बता देते हैं आइस का भी और एज वेल एज बॉइलिंग वाटर का भी। A laboratory thermometer can be recognized by its long stem and a silver bulb at the end। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कैसे रिकॉग्नाइज हो सकता है कि एक उसकी लंबी स्टेम होती है जो ग्लास से बनी होती है और सिल्वर बल्ब होता है एट द एंड। एंड जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें किंक नहीं होता है। किंक क्या होता है, एक बेंड होता है जिसकी वजह से जो मरकरी है वो फॉल नहीं होता है। दिस इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्या क्या प्रिकॉशन है वो लेने चाहिए जब भी आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज कर रहे हो। वाइल टेकिंग अ रीडिंग यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यू शुड होल्ड द थर्मोमीटर अपराइट नॉट टिल्टेड। जब भी आप रीडिंग लेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से तो आप जो थर्मोमीटर है उसको सीधा रखेंगे, उसको टिल्टेड नहीं रहने देंगे। The thermometer bulb should be completely surrounded by the substance whose the temperature is to be measured। जो थर्मोमीटर बल्ब है वो completely उस सब्सटेंस में डूबा होना चाहिए, उसके सराउंडिंग में होना चाहिए जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है। थर्ड इज द थर्मोमीटर बल्ब मस्ट नॉट टच द बेस और साइड ऑफ द कंटेनर। जो थर्मोमीटर बल्ब है वो ना बेस टच करे कंटेनर का और ना ही साइड टच करे कंटेनर की। द टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड when the thermometer is in the substance and when the mercury level has stopped moving by bringing eye level to the point where shining level ends। देखिए, जो टेम्परेचर है उसे जब मेजर करना है जब थर्मोमीटर जो है वो सब्सटेंस में प्रॉपरली डिप्ड हो और साथ ही साथ जो मर्करी लेवल है वो बिल्कुल भी ना बढ़ रहा हो। और आप उसे कैसे देखेंगे, अपनी आई लेवल तक लाके देखेंगे where the shining level ends। You will bring out the thermometer from the substance and take the reading and you will get an error। जब भी आप थर्मोमीटर को बाहर निकाल के देखेंगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि because as soon as you bring the thermometer out of the substance the mercury level start changing। जैसे ही आप थर्मोमीटर निकालेंगे सब्सटेंस से तो वो उसका जो मर्करी लेवल है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा या चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप
लेबोरेटरी थर्मोमीटर से रीडिंग ले रहे हो तो आप उस सब्सटेंस के अंदर ही रहने दीजिए अपने थर्मोमीटर को और जाके चेक कीजिए, आप बाहर मत निकालिए क्योंकि जो मर्करी लेवल है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। एंड हम सेपरेटली पढ़ेंगे कंडक्शन को, कन्वेक्शन को एंड रेडिएशन को। First mode of transfer of heat is conduction. Conduction is a process of transfer of heat from the hotter end to the colder end of the body or between the two bodies of different temperature which are in contact with each other. Conduction क्या है? वो process of transfer of heat है जिसमें जो heat है वो transfer होती है किससे? hotter end to the colder end of the body, या तो between the two bodies जिसमें डिफरेंस है उनके टेम्परेचर में और साथ ही साथ वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कंडक्शन टेक प्लेस मोस्टली इन द हीट। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है बाय कंडक्शन वो होती है मोस्टली किसमें? सॉलिड्स में। कंडक्शन अकर व्हेन द मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड of an object acquire more energy and vibrate more vigorously. The increase in the energy result in the rise of temperature. ये देखिए कि कंडक्शन कब होता है? जब जो हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बंसन फ्लेम यानी एक लैंप लगाया हुआ है जो हमारे एक मेटल रॉड को गर्म कर रही है, हीट कर रही है, तो क्या होगा कि जो हॉटर एंड होगा, जो हॉटर एंड क्या है, यहाँ ये हॉटर एंड हुआ, तो जो हॉटर एंड है वो क्या करेगा? वो मोर एनर्जी एक्वायर करेगा और जो हॉटर एंड के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही जल्दी विगरेसली वाइब्रेट करेंगे एंड दिस इंक्रीज एनर्जी रिजल्ट इन द इंक्रीज टेम्परेचर। अब जो ये इंक्रीज एनर्जी है ये रिजल्ट करेगी किसमें? टेम्परेचर इंक्रीज करने में। अब क्या होगा कि जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है हॉटर एंड के वो इंड्यूस करेंगे वाइब्रेशन अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हीट होगी वो ट्रांसफर करना स्टार्ट हो जाएगी अपने जो हॉटर एंड में होंगे वहां पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके इंड्यूस करेंगे और अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करेंगे एंड दिस वे द वाइब्रेशन पास्ड along the object and thus heat is transferred to the other end। इसी वजह से जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होगी दूसरे एंड तक और नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में होगी, फिर उसके बाद उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में। इसी तरीके से जो वाइब्रेशन है वो पास करेगी अलोंग द ऑब्जेक्ट और हीट जो होगी वो ट्रांसफर करेगी टू द अदर एंड। गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, those substances which allow heat to pass through them are called good conductor of heat। वो सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं हीट को अपने से पास थ्रू होने के लिए उन्हें गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सिल्वर, आयरन, कॉपर एक्स्ट्रा। सेकेंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। those substances which do not allow heat to pass through them are called bad conductors of heat और insulator। वो substances जो allow नहीं करते हीट को to pass through them they are called bad conductor of heat और insulator। एग्जाम्पल क्या है bad conductor of heat और insulator के? wood, प्लास्टिक, रबर एक्स्ट्रा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर। जो इंसुलेटर है वो हेल्प करते हैं एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एक सिस्टम में। जो एबेस्टॉस है, वैक्यूम है, इनक्लोज्ड एयर है, कॉटन है, फेल्ट है, ग्लास वूल है, ये कॉमनली यूज इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। सो फर्स्ट, आइस बॉक्स इज अ डबल walled box. The space between the walls is filled with glass wool which is an insulator। जो आइस बॉक्स होता है वो कैसा होता है? डबल वॉल्ड बॉक्स होता है एंड जो स्पेस होता है बिटवीन दी वॉल वहां पर जो ग्लास वूल है उसको डाला जाता है, उसको फिल किया जाता है एंड ग्लास वूल इज क्या है? वो इंसुलेटर है। सेकेंड इज डबल वॉल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक लिविंग एंड air gap। The air gap act as a insulating layer and does not allow heat to flow in। देखिए जो आपकी जो वाटर स्टोरेज टैंक होती है यानी कि आपकी जो टंकियां होती हैं वो डबल वॉल्ड होती हैं क्योंकि दो डबल वॉल्स के बीच में जो एयर होगी वहां पर जो एयर गैप है वो एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटिंग लेयर और अलाउ नहीं करेगा हीट को फ्लो इन करने के लिए। थर्ड इज वुलन क्लॉथ entrap good amount of air। Since air is a bad conductor of heat, it does not allow the body heat to move out। जो वोलन क्लॉथ है वो
ज़्यादा अमाउंट या अच्छी अमाउंट ऑफ एयर को इंट्रैप्ट करके रख सकते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए जो हमारी बॉडी की जो हीट है उसे बाहर नहीं आने देते वुलन क्लोथ्स। फोर्थ इज 2 thin blankets are warmer than 1 thick blanket because it is an additional layer of air entrapped between 2 blankets. Air entrapped in between act as an insulator and does not allow much heat to pass through them. देखिए जो 2 thin blanket है वो ज़्यादा गर्म होते हैं as compared to 1 thick एक मोटे थिक ब्लैंकेट से, क्योंकि जो एडिशनल लेयर है वहां पर जो एयर होगी जो इंट्रैप्ट होगी बिटवीन 2 ब्लैंकेट्स वो कैसे एक्ट करेगी, एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगी और अलाउ नहीं करेगी हीट को टू पास थ्रू देम इजीली। फिफ्थ इज अ फ्रेशली मेड क्विल्ट इज वार्मर दैन ओल्ड क्विल्ट बिकॉज इट ट्रैप्स मोर एयर हेंस इंसुलेट्स बेटर। जो फ्रेशली मेड जो आपकी रज़ाई होती है वो ज़्यादा गर्म होती है एज कम्पेयर टू जो आपकी पुरानी रज़ाइयाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रेशली मेड क्विल्ट होती है उसमें एयर जो है वो ज़्यादा ट्रैप्ड होती है और वो एज किसकी तरह काम करती है, एज अ इंसुलेटर की तरह काम करती है। सेकेंड इज द बर्ड स्वेल और पफ ऑफ देयर feathers in winter to entrap large amount of air. Air acts as an insulated layer and keeps the bird warm by not allowing the heat to move out of his body. जो bird है वो swell हो जाती है यानी puff up हो जाते हैं, उनके weathers जो है वो puff up हो जाते हैं winters में, क्योंकि वो large amount of जो air है वो feathers उनके इंट्रैप्ट कर लेते हैं और जो एयर है वो कैसे एक्ट करती है, एज अ इंसुलेटर एक्ट करती है और जो बर्ड की जो बॉडी है उसको वार्म रखती है और हीट को अलाउ नहीं करती है टू मूव आउट ऑफ इट्स बॉडी। सेवेंथ इज एस्किमोस मेड डबल आइस हाउस, द एयर इंट्रैप्ट बिटवीन आइस स्लैब्स कीप्स इनसाइड देयर हाउसेस वार्म। जो एस्किमोस होते हैं वो डबल वॉल आइस हाउस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर इंट्रैप्ट होती है बिटवीन 2 आइस स्लैब्स के बीच में वो एज अ एक्ट करती है इंसुलेटर और जो एस्किमोस के हाउस है उनको वार्म करके रखती है। 8th इज इलेक्ट्रिक केटल्स। Electric irons, ovens and cooking pans are provided with plastic or wooden handle. Since material like wood and plastic are bad conductors of heat, they do not allow heat to reach our hands. देखिए जो इलेक्ट्रिक केटल्स, आयरन है, ओवन है या कुकिंग पैन होते हैं उनमें प्लास्टिक या वुडन के हैंडल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो वुड है और वो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो अलाउ नहीं करते हैं हीट टू पास थ्रू और टू रीच आवर हैंड, हमारे हाथ तक नहीं आने देते हैं। 9th इज आयरन चेयर फील्स मोर कोल्ड एज कम्पेयर टू वुडन चेयर एट द सेम टेम्परेचर। द आयरन चेयर कंडक्ट हीट्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी बट वुडन चेयर डज नॉट, सिंस वुड इज अ गुड इंसुलेटर। जैसे कि आपको पता है कि आयरन चेयर जो है वो ज़्यादा ठंडी लगती है हमें एज कम्पेयर टू जो लकड़ी की कुर्सियाँ होती हैं उनसे, अगर हम उन्हें सेम टेम्परेचर में रखें तब भी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो आयरन चेयर है वो कंडक्ट करती है हीट को अवे फ्रॉम आवर बॉडी और जो वुडन चेयर है वो ऐसा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो वुड होती है वो गुड कंडक्टर इंसुलेटर होती है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और अलाउ नहीं करती है हीट टू पास थ्रू देम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।